ये लड़की सचमुच उसकी उम्मीदों से उलट निकली थी। वाकई साहिल ने उसे अपनी ज़िंदगी में पूरी जगह दे दी थी, वरना यूं तोते की तरह ज़ुबान न चलती। यूं आप सुने, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। सारी मतलब जानती है ना? अच्छा यही होगा कि आप हमसे दूर रहें। वो उंगली पॉइंट करते हुए बोली, और हाँ, हमें अकेला छोड़ दें। वो बाल झटकते हुए उसकी आगे की बकवास बिना सुने ही आ गई। वहीं रितिका के तन बदन में आग लग गई। होती कौन है ये दो कौड़ी की लड़की, मुझे सुना कर गई रितिका को। अपने आप को साहिल और ध्रुव के साथ जोड़कर हम बोलने का हक लेकर बैठिए। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अब इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। वो टेबल पर रखे केक पर बनी साहिल की तस्वीर को चाकू से बर्बाद करती हुई बेहद गुस्से से बाहर निकल गई। गाड़ी में फ्रंट सीट पर ध्रुव ने राधिका की जगह ले ली थी। तब उसका मन छोटा होते देख साहिल ने उसे चाबी पकड़ा दी और बोला, तुम ड्राइव करो, मैं पीछे बैठूंगा और अब तुम दोनों मेरी नज़रों में रहोगे। राधिका हर लम्हे में उस पर फिदा होने लगी थी। वो समझ रही थी कि वो उसे कंफर्टेबल कराने की कोशिश में उसने चाबी ले ली और ड्राइविंग सीट पर आ गई। जाने कितने वक्त बाद वो ड्राइव कर रही थी। हालांकि कॉलेज टाइम में मस्ती मस्ती में उसने ड्राइविंग क्लास ली थी, जो पता नहीं था इस तरह काम आएगी। रास्ते भर ध्रुव जाने कितनी ही अपनी बातें उसे बता रहा था। साहिल भी बड़े मन से उसे सुन रहा था। वो ना के बराबर रितिका से जुड़ी बातें कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसके जिक्र में भी आए। हाँ, इसके बदले वो हर बात में राधिका को जरूर शामिल कर रहा था। में नन्हे ध्रुव की कम ही दिलचस्पी थी, मगर अब वो कुछ नॉर्मल बच्चों की तरह रहने लगा था और बात में हाँ ना का जवाब देने लगा। बात करते हुए जब उसका ध्यान फ्रंट मिरर पर गया तो पाया साहिल उसी को देख रहा था। ध्रुव को तो सिर्फ सुन रहा था। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो जरा सा भी सकुचाया नहीं, बल्कि बड़ी ही बेबाकी से उसे निहारता गया। और तो और अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए पूरी तरह उससे फ्लर्ट कर रहा था। ये लम्हा राधिका के दिल में भीतर तक गुदगुदाहट कर गया। कुछ वक्त बाद वे घर लौट आए, जहाँ महेश काका ने छोटा सा कैंडल लाइट डिनर पल भर में तैयार कर दिया। कुछ ही पल में उनकी हैप्पी फैमिली साथ लग रही थी, जिसमें राधिका भले ही आधे मन से साथ थी, पर ध्रुव और साहिल बहुत खुश थे। कुछ पूछना है? वो ध्रुव को उसके कमरे में सुलाकर आने के बाद बोला। नहीं, वो अपनी ही सोच में खोई थी। कम ऑन, बस एक बात है जो जाननी थी। बोलो। मुझे ध्रुव समझ नहीं आता। मतलब वो रितिका के साथ भी खुश था और आप उसे ले आए तो यहाँ आने के लिए भी राजी हो गया। राधिका, ध्रुव बच्चा है, वो यहाँ से ज़्यादा आश्रम में पला बड़ा है, जहाँ सब बच्चों को सभी के साथ ढलने की आदत हो जाती है। वहाँ भी रितिका उससे मिलने जाती रही होगी। हाँ, उनका बॉन्ड खास नहीं रहा होगा, पर उसके बाद जब से वो यहाँ आया है, वो मुझसे, पापा से, यहाँ तक कि काका से भी अटैच हो गया। बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, फिर वो चाहे जिससे मिले। भगवान का शुक्र है कि मैं अब ध्रुव को अपने साथ रखने की बात करूं तो वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आपको यकीन है? बिल्कुल, मैं उसी कोशिश में लगा हूँ। ओनर से और प्रिंसिपल से बात भी की हुई है। बस जल्द ही सब ठीक हो जाए, उसके बाद इस पार्टी में ही उसे अपना बेटा होने का सच सबके सामने ला दूंगा। बहुत अच्छा मौका सोचा है आपने, और ये होगा भी। वो उठते हुए बोली, अब मुझे घर जाना चाहिए। वेट वेट, वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब क्या हुआ? 12 बजने में आधा घंटा बाकी है। वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला। अच्छा, तो क्या किया जाए? कॉफ़ी डेट अभी? और बनाएगा कौन? बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है मैडम। वो उसके सामने सिर झुकाकर बोला। आप बनाएंगे? जी बिल्कुल, मेरे हाथों की बनी कॉफ़ी पीकर मेरी फ़ैन हो जाओगी। खैर, वो तो अब भी हो। वो आंख मारते हुए बोला। तो वो बेयकीनी से देखती रह गई कि उसके ओपन फ्लर्ट करने के गट्स का कोई जवाब नहीं था। अरे इतना और कॉन्फिडेंस नहीं, इसे खुद पर भरोसा कहते हैं। बाय द वे, मुझे तो यकीन है कि तुम मुझ पर फिदा हो। तुम्हें कोई शक है तो अपने आप से पूछ लेना। राधिका सोचती रह गई कि उसकी इस बात का क्या जवाब दे। वो सुर्ख चेहरा लिए उसके पीछे पीछे चल दी। बातें करते हुए वे दोनों किचन में आ गए, जहाँ डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर वो उसे बैठने को कहने लगा। अच्छा, इतनी खिदमत, इसे बेसिक मैनर्स कहते हैं। उफ, आप और आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। अरे इतना कुछ तो मेरे बारे में जान गई। अच्छा चलो, अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में कुछ खास नहीं है। बहुत छोटी थी तभी मम्मा छोड़कर चली गई। पापा को जब भी देखा यही देखा, उन्हें संतान से प्यारी शराब थी, इसीलिए उसी नशे का शिकार होते हुए वो भी चले गए। उनके जाने के बाद चाचा चाची का भी साया कब तक रहता? आप जानते हो, अनाथ इंसान का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, हर कोई नहीं उठा सकता।
वो भी सिर्फ ढो रहे थे, मुझे बोझ नहीं बनना था तो मैंने वहाँ से निकलना चुना। अब बाकी जो हूँ आपके सामने हूँ। वो मुस्कुराहट के साथ अपनी दुखी दास्तान चंद लाइनों में कह गई थी और वो अपलक उसे देखता रह गया। बस इतनी छोटी सी कहानी। वो हैरत में था। लफ्ज़ों में बताइए तब छोटी लगी है आपको? मुझे तो जीने में सदियों सी लगी थी, पर फिर वहाँ से निकल आई तो नीलम और कल्पना जैसी सहेलियाँ कम, बहनें ज़्यादा मिली। उन्होंने ज़िंदगी की कुछ आसानियों से रूबरू करवाया। किसी ने सच ही कहा है कि कुछ यार होते हैं ना, वो दोस्त नहीं आपका परिवार होते हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि नीरज नाम का बंदा भी मेरा दोस्त कम परिवार ज़्यादा है। वो उसकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता था और उसे जैसे कुछ और जानना था। और क्या अब उसे उसका सवाल समझ आने लगा कि वो उसके बारे में और क्या जानना चाहता है। सर, कुणाल नाम का पन्ना मेरी लाइफ में कभी जुड़ा ही नहीं था। वो मेरा दोस्त है जैसे भरत था, हम सब कॉलेज में साथ थे। हाँ, ये बात और है कि वो मुझे चाहता था, पर चाहता है भी। क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों, तुम्हारी चाहत कौन है? वो अपने नाम की उम्मीद लेकर पूछने लगा। वो नजरें चढ़ाते हुए उसे गलत साबित कर गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वो सर्द आवाज़ में बोला। मुझे अपनी लाइफ ऐसी जीनी है कि किसी के काम आ सकूं, वरना क्या ही फ़ायदा। कहाँ से आती हैं इतनी बड़ी बातें तुम्हारे दिमाग में? सर, कुणाल, उसे स्किप करते हैं ना। ये लो। वो कॉफ़ी का मग सामने करते हुए बोला। नहीं, क्लियर करते हैं, वो लॉयर है सर। उसकी बात सुनते ही वो चुप हो गया। अब उसे कुछ कुछ समझ आया। तुम्हें किसने बताया? नीरज। क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी ज़रूरी है ना, बस वो मैटर करता है। राधिका, मैं नहीं चाहता। राधिका, आप नहीं चाहते ना कि आपकी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर हो? पता है तो क्यों पूछ रही हो? मुझ पर यकीन है ना? पर हाँ या ना, वो उसकी आंखों में देखकर पूछने लगी। ना का जवाब मिले ऐसा सवाल है क्या? नहीं, ऑप्शन में भी तो नहीं। तो बस फिर ध्रुव आपका है, वो आपके पास आकर रहेगा। इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए? और वो कैसे होगा? आप अपनी परेशानियों को इतनी बड़ी बनाए बैठे हो, इन्हें ख़त्म कीजिए। बात करने से सॉल्यूशन निकलेगा, छिपाने से, गुस्से से या घुटन से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी के किसी पार्ट पर चोट लग जाए तो उसे ढककर बंद करके बिना इलाज रखोगे तो नासूर बनेगा और एक दिन उसे काट कर फेंकना पड़ेगा। इससे अच्छा उसका वक्त रहते इलाज कराओ। बस यही बात यहाँ है। आपके गम आपने नासूर बना लिए, जबकि ज़रूरत है इन्हें मलहम की। वो बिना रुके बोली जा रही थी। साहिल बिना थके उसे देखे जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो इतनी संजीदा बातें भी करती है। उसे जैसे बातों से ही मलहम का एहसास होने लगा था। सर, मैं कुणाल से बात करूंगी। अच्छा लॉयर है वो, चाहे तो आप भी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना। रितिका की पूरी डिटेल्स निकलवाना ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे इसकी इजाज़त दे दीजिए। वो उसके हाथों पर हाथ रखकर बोली। वो चाहती तो छिपकर भी सब कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो उसकी रजामंदी से सब करना चाहती थी। ये बात साहिल को बहुत पसंद आई थी, मगर अगले ही पल उसकी सेफ्टी का ख्याल आते ही वो सोचकर बोला, राधिका, वो बहुत ख़तरनाक है। मैं नहीं चाहता कि वो, मैं आपको इस तरह नहीं देखना चाहती। इन दिनों आपने खुद को देखा कभी? नहीं, आप यही हो, बस वो ही आपको रहना है। ध्रुव आपके पास आएगा। और बचा सवाल अंकल का, तो हम अंकल को मिलकर ढूंढेंगे। वो ज़रूर मिलेंगे। उसके लिए मुझे रितिका से मिलना होगा। आप किसी पर अपने जितना भरोसा नहीं कर पाए, तभी खाली हाथ बैठे हो। यकीन मानिए, आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। फिर यहाँ तो सवाल आपकी अपनी छोटी सी दुनिया सहेजने का है। वो बस उसे देखता रह गया। कितनी चाहत थी उसमें, उसके लफ्ज़ लफ्ज़ में वो था। अब कहाँ किसी इजहार इकरार की ज़रूरत पड़ी है। वो तो ये भी नहीं जानती कि कितनी ख़तरनाक औरत के सामने खड़े होने की बात कर रही है, जिसने दो दो बार उस पर जानलेवा हमले करवाए हैं। फिर भी वो उसी के लिए खड़ी रहना चाहती है। और ये कुणाल नाम का किस्सा, कितना पागल, कितना बेवकूफ़ था वो, कितना गलत समझा उसे, जबकि वो सिर्फ उसी का ख्याल करती है। उसके ख्यालों तक में कोई नहीं है तो ज़िंदगी में कहाँ से होगा? उसे उस पर शिद्दत से प्यार आया। जैसे उसे कस के अपनी बाहों में भर ले और जी भर के उसे प्यार जताए। उसे बताए कि उसकी दुनिया का वो भी हिस्सा है, एक बहुत ही अहम हिस्सा। उसने राधिका को कंधे से पकड़कर अपने करीब किया और उसका माथा चूम लिया। हालांकि हसरतें तो कुछ और थी, मगर वो सिर्फ छूना नहीं, महसूस करना चाहता था। इसलिए यही सही समझा। राधिका ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिए। हैप्पी बर्थडे अगेन, उसके कहने के साथ ही घड़ी पर नज़र पड़ी जहाँ 12 बज चुके थे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मेरा दिन बनाने के लिए। शाम हसीन और रात तो। वो मदहोश होता जा रहा था। बस बस, अब मुझे चलना चाहिए। उसके इशारे वो समझ पा रही थी। तभी अगले ही पल बोली, इतनी देर रात यहाँ रुकना ठीक नहीं। क्यों? मैं खा नहीं जाऊँगा तुम्हें।
नहीं, बात वो नहीं, आप मुझे हॉस्टल छोड़ आएँ। अच्छा, वो वार्डन ज़रूर खा जाएगी। अब वो सोचने लगी। चलो, उसने उसका हाथ पकड़ा। कहाँ? वो सर्वेंट क्वार्टर के उसी कमरे की तरफ रुका जहाँ राधिका पहले रुकी थी। वो उसके पीछे चलती देखती रही। कितनी बार दिल जीते गए। उसे लगा था कि वो उसे अपने साथ अपने रूम में रुकने को बोलेगा, पर उसमें उसके हैशटैग बेसिक मैनर्स कूट कूट कर भरे थे। सही मायने में जेंटलमैन था वो। आई होप यहाँ दिक्कत नहीं होगी। वो दरवाज़ा खोलता हुआ बोला, बिल्कुल नहीं, गुड नाइट। वो उसे कमरे तक छोड़कर चला गया और जाते हुए उसे देखता रहा। वो भी दरवाज़ा बंद करने से पहले उसे देखती रही। जहाँ रोक लेने की हसरत तो थी, मगर हक नहीं। बेबस होकर दरवाज़ा बंद किया और रूम में बैठी सोचने लगी। बीते दिनों में कहाँ तो वो उसके घर में उसके बारे में जानने के लिए आई थी, और कहाँ आज वो खुद उसे यहाँ छोड़ गए। वक्त क्या क्या करवट लेता है, हम ये कई बार सोचते रह जाते हैं। वो पुरानी बातों को याद करती हुई सो गई। वहीं साहिल ध्रुव को सीने से लगाकर रितिका की हरकतों को ना चाहते हुए भी सोचने लगा, क्या चल रहा है उस औरत के दिमाग में। मेरे बर्थडे पर ध्रुव से बिना मीटिंग मिलना, मेरी पिक का केक, कुछ तो दिमाग में खुराफात चल रही है उसके। खैर, वो इस खुशनुमा दिन को उसकी नई चाल के बारे में सोचकर बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो बस इस पल को जीना चाहता था, क्योंकि अब बात बहुत हद तक उसके हक में आ चुकी थी। जहाँ पहले वो ध्रुव को घर लाने के लिए बहुत सोचता था, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मामला बहुत ठंडा पड़ गया था, जो उसके लिए प्लस पॉइंट था। अब वो बस ध्रुव को हमेशा के लिए अपने पास ले आएगा। उसे कसकर गले लगाने के बाद वो नींद की आगोश में चला गया। इस सुकून की नींद के लिए हमेशा राधिका का शुक्रगुजार रहेगा। अगली सुबह जब ध्रुव को अपने करीब पाया तो महसूस हुआ कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। एक खूबसूरत सपना जिसका पूरा होने का इंतज़ार उसे कब से था। वो मासूम सा उसके इर्द गिर्द बाहें लपेटकर बेफिक्री से सो रहा था। इस सुकून की सुबह और स्माइल हमेशा आपके लिए होगी। पापा लव्स यू कहकर उसने उसके नन्हे गाल चूम लिए। खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था वो, जैसे कितना बड़ा बोझ उतरा हो, जैसे कितने वक्त बाद सुकून की नींद सोया हो। सब राधिका की बदौलत ही था। सच ही तो है, इंसान अकेला होता है तब उसे सब तरफ अकेलापन और अंधेरा ही नजर आ रहा होता है, पर जैसे ही कोई रोशनी की किरण दिखे उसकी सोच का रुख वहाँ मुड़ने लगता है। राधिका वही उम्मीद की रोशनी बनकर आई थी, जो उसे सकारात्मक सोच रखने को कहती। सब ठीक हो जाएगा, वो खुद से ही बोला, क्योंकि उसकी सोच में वो शुमार थी। वो तैयार होकर राधिका को मिलने निकला, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। वो हल्का सा खींच कर बोला, जिद्दी लड़की सुबह होते ही निकल गई। उसने राधिका को ऑफिस में मिलने का मैसेज डाला और ध्रुव को जगाने निकल गया। वो आज का दिन ध्रुव के साथ बिताना चाहता था। राधिका नीरज के साथ पुणे निकल गई थी। वो जल्द से जल्द सब ठीक करना चाहती थी। उसे अब लगने लगा था कि साहिल का फ़ायदा उठाकर रितिका अपने काम कर रही है, क्योंकि उसने उसे कमज़ोर समझ लिया है। उसी तरह अंकल को भी उसकी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं छिपाया होगा। वो बस उसकी सोच से दूर है, और अगर इस सोच को कोई दूसरी सोच से सोचे तो वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तभी कुणाल को इन्वॉल्व कर लिया था। वो उन दोनों के साथ ही निकली थी, जहाँ नीरज ने उसे अब तक की सारी बातें बताई। क्लाइंट का नाम जान सकता हूँ? सब सुनने के बाद कुणाल ने पूछा। नीरज और राधिका एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, फिर उसे देखने लगे, फिर साथ नहीं बोले, साहिल मल्होत्रा। ओके, वो नॉर्मल ही बोला। तो दोनों सोच में बढ़ गए। तुम नहीं जानते? नहीं, मैं यहाँ रहता ही कितना हूँ। मैं यूके से अभी आया हूँ। हाँ, पहले रहता था, पर इतना ज़्यादा नहीं जानता शहर के बारे में, और बिजनेस वर्ल्ड के बारे में तो ना के बराबर ही। गूगल कर लो साहिल मल्होत्रा। लिखने के साथ ही साहिल की तस्वीरें, बिजनेस वर्ल्ड में उसकी पहुंच, जगह, उसके रिकॉर्ड, प्रॉपर्टीज़, कितनी कंपनी की ब्रांच का ऑनर है, न्यू प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, और लास्ट में ताज़ा खबरों में देर रात की वीडियो थी। साहिल मल्होत्रा बने आशिक, बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइंस थी। फिर उनकी डांस करते हुए की तस्वीरें कुणाल को समझते देर नहीं लगी कि राधिका का खास यही है। वही जगह, वही रिजॉर्ट, वही ड्रेस। हाँ, नीरज के लिए नया था। वो फ़ोन अपने पास लेकर देखने लगा। वाह सर, सिंगर और डांसर भी हैं, छुपे रुस्तम। वो मज़े लेकर बोला। सर, राधिका ने इशारा किया। ओह सॉरी। उसने फ़ोन वापस थमा दिया। राधिका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे जवाब चाहिए था। कुणाल, हम अच्छे दोस्त हैं और साहिल सर बहुत कश्मकश में हैं। ऐसे में उनकी ज़िंदगी में मैं कुछ भी अच्छा कर पाई तो अपने आप को बहुत लक्की मानूंगी। इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। इस मुद्दे पर राधिका रटा रटा जवाब देती थी। अपना हाल दिल कभी सर को ही नहीं कहा, इसे कहाँ से बताएगी? नीरज मुंह बनाते हुए बोला। ओके लेट्स सी, मैं क्या कर सकता हूँ? कुणाल प्लीज़ कुछ भी करो।
ध्रुव उनके साथ होना चाहिए और अंकल उनके फादर प्रताप मल्होत्रा उनके पास होने चाहिए। वो जज्बाती हो गई। मिस्टर मल्होत्रा कहाँ मिसिंग है? कुणाल ने जब पूछा तो उन्हें पूरी बात बतानी पड़ी। कुछ देर में नीरज के पास साहिल की कॉल आ रही थी, जिसे पिक करने के लिए उसे गाड़ी से बाहर जाना पड़ा। तब तक राधिका कुणाल को कहने लगी, कुणाल, इंसान जब किसी पर भरोसा नहीं कर पाता तब वो अकेला रह जाता है। उसे सब दुश्मन लगते हैं। तुम अपने हिसाब से सम काम करो। पुलिस की हेल्प, सर के पहले रह चुके लॉयर्स की हेल्प, मेरी या नीरज सर की हेल्प। बस एक वादा करो। कैसा वादा? उसने पूछा। उनका मुझ पर भरोसा है तभी मैं यहाँ हूँ, और मेरा तुम पर तभी तुम यहाँ आओ। उनके भरोसे को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है। वैसे मेरे यकीन की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये सारी बातें गाड़ी से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर तुमने मुझे कुछ माना हो तो मेरी हेल्प करो, और बिल्कुल मेरी ही तरह बहुत सी जिंदगियों का सवाल है। राधिका सधे हुए लहजे में बात की गंभीरता बता रही थी। कुणाल उसे देखता रहा। वो हमेशा से उसके लिए कुछ फील करता था। कॉलेज के वक्त से ही उसके दिल में उसके लिए कुछ खास जगह थी। वो दिन तो उसे अब भी याद है जब वो उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर तब तक राधिका कॉलेज से जा चुकी थी और उसने उसका पता लगाने की कोशिश भी की, पर जाने कहाँ थी वो। फिर उसे भी उसी हफ्ते यूके के लिए निकलना पड़ा था। फिर इतने वक्त बाद अचानक से राधिका का मैसेज मिलते ही वो प्रोफाइल को अच्छी तरह जांचने लगा कि ये वही है, और उसे यकीन नहीं आया कि वो दोबारा उसके कांटेक्ट में आ गई है। वो तभी सोचने लगा था कि तब नहीं तो अब सही, बस अब उसे दिल का हाल बताएगा। पर कल ही उसे पता चला कि राधिका की ज़िंदगी में कोई और है। उसी के लिए उसने उसे यहाँ बुलाया। वो ये तो समझ गया था कि उसकी फीलिंग्स से वो भी अनजान नहीं थी, तभी उसी को याद किया था, लेकिन दिल में कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। राधिका उसकी पहली चाहत थी, अब वो दोबारा मिली है तो भी देखो अपनी चाहत को बचाने के वास्ते। तभी दिल ने कहा, वैसे तो ये तेरा काम है, मगर ये जिसके लिए करेगा वो तुझे ज़िंदगी भर याद रखेगी। बदले में भले ही चाहत ना मिले, मगर राहत मिलना भी घाटे का सौदा नहीं है। तू उसके दिल के छोटे से कोने का भी हिस्सेदार बनकर रह सकता है, वो भी हमेशा के लिए। तुझे ये करना चाहिए। किसी ने भरोसा किया है वो निभाना चाहिए, बाकी सब बाद में आएगा। नहीं, मत कर, दिमाग ने झुंझलाकर कहा। उसने सारी आवाज़ों को किनारे रखकर उसे देखा तो देखता रह गया। कितनी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। उसने फ़ोन निकालकर वही पार्टी वाली तस्वीर देखी। झुकी नज़रों में हाथों में हाथ थामे दोनों एक दूसरे के लिए बने दिख रहे थे। फिर साहिल के लिए सोचा तो पाया, इसे भी खुशियाँ मिलनी चाहिए। मुझे तो खैर भगवान के दिखाए, शायद और रास्ते मिलेंगे और रिश्तों में चाहत मिल जाएगी। मगर सुना है टूटे लोग दोबारा मोहब्बत या एतबार नहीं करते, और अगर कर भी लें तो वो आखिरी होते हैं। फिर ख्याल आया ध्रुव का, तो मन दूसरी तरफ सोचने लगा। उसके भी तो नेफ्यू था। उसकी दादी की दुनिया से चले जाने के बाद जीजू ने अकेले उसे संभाला है। बच्चे के जीवन में माँ की जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है। ध्रुव तो उनमें से भी नहीं, क्योंकि उसे तो किसी एक का भी प्यार अच्छी तरह नहीं मिल रहा। शायद राधिका उनकी ज़िंदगी में जाए तो दोनों को दुलार मिले, तो कुछ हो, कुछ क्या, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाकई कई जिंदगियों का सवाल था। वो अपने आप को जिम्मेदार महसूस करता। उसने साहिल की मदद को चुना। उसने राधिका के बढ़ाए हाथ पर हाथ रखकर कहा, ओके, देखते हैं कहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है। वो उसी वक्त नीरज से नंबर लेकर मिस्टर अग्रवाल से बात करने लगा। नीरज ने राधिका की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। उसने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद राधिका बोली, नीरज सर, कल पार्टी में रितिका को बुलाना मत भूलना। क्या बात है, आप लोग तो बातें भी कॉपी पेस्ट बोलते हो। उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। कौन लोग? उसने पूछा। कम ऑन, उसने इशारे से ही जवाब दे दिया। अरे सर, ऐसा नहीं है तो फिर आप ये बताइए कि साहिल सर ध्रुव को अपने पास रखना चाहते हैं। इतना मुश्किल है क्या? नहीं और हाँ भी, क्योंकि वो छोटा है। कोर्ट में जाएं तो भी कानून माँ को ही हक देगा। उसने ड्राइव करते हुए जवाब दिया। और माँ इस काबिल ना हो तो? इस पर वो सोचने को मजबूर हो गया। मेरे पास एक आइडिया है। वो उससे शेयर करने लगी। तब तक रितिका का घर आ चुका था, जहाँ घुसना ही मुश्किल था क्योंकि दरवाजे पर गार्ड था। तभी राधिका फ़ोन पर बात करती हुई बिना झिझके उसकी तरफ गई और तेज़ आवाज़ में बोलने लगी। हाँ रितिका, हाँ पहुँच गई। क्या यहाँ नहीं हो? पर क्यों? मुझे बता देती, मुझे साथ में जाना था। अच्छा वेट करूँ? यहाँ कहाँ? अच्छा घर के अंदर जाकर। वो सारी बातें उस गार्ड को सुनाकर बोली। गार्ड ने सुन लिया, पर उसने उसे जाने से रोका और कहने लगा, अच्छा इतने सियाने लोग भी आते हैं जो ऐसे बहाने से अमीरों के घर में घुसना चाहते हैं।
नहीं, मैं सच में उनकी फ्रेंड हूँ, लीजिए बात कीजिए। अपनी रितिका मैडम से वो खुद डर रही थी, पर फिर भी कुछ सोचकर फ़ोन आगे बढ़ा दिया। जहाँ दूसरी तरफ नीलम थी, डर था पकड़े जाने का, पर रिस्क लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। यश जाने दो, नीलम लाख कोशिश के बाद सख्त आवाज़ में बोली। तो गार्ड सोच में पड़ गया कि आवाज़ वही है या कोई और, क्योंकि वो लगभग चिल्लाकर ही जवाब देती थी। तब तक राधिका दरवाज़ा खुलवाने के लिए आगे आ गई। भैया नौकरी पे आए नहीं है तो दोबारा फ़ोन लगाऊं? अरे नहीं, मैं खोलता हूं। उसने जल्दबाजी में गेट खोला और बोला, आपका नाम? अदिति। पल भर में नाम बदलने में वो कामयाब रही थी। आपको पहले नहीं देखा मैडम के साथ में? मैं अभी आई हूँ शिमला से। है भगवान, इतने झूठ भी बोल सकती हूँ मैं, ये तो मालूम ही नहीं था। सवाल जवाब के बाद आखिर वो माना। तब उसने चैन की सांस ली और सामने मौजूद बुक शेल्फ से टकरा गई। फिर संभलती हुई फटाफट काम पर लगने वाली थी कि कुणाल की आवाज़ कानों में पड़ी, जो ब्लूटूथ के जरिए उससे टच में था। राधिका देखो, घर में सीसीटीवी है। वो वहीं रुक गई। ओ नो, हैं अब कुछ नहीं, तुम पकड़ी जाओगी। वो फिक्रमंद था। कोई बात नहीं, पकड़ी भी गई तो, पर यहाँ आने के बाद खाली हाथ नहीं जा सकती। वो बेफिक्र थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड राधिका, कुणाल ने खूब समझाना चाहा। तुम सॉल्यूशन बताओ, हम उसके ऑफिस चलेंगे। तब तक नीरज उससे फ़ोन लेकर बोला, वो कैसे? वो मुझ पर छोड़ो, तो अब यहाँ पर आना वेस्ट। क्या पता यहाँ कुछ मिलता, और ये आइडिया आपको गाड़ी में क्यों नहीं आया? बातों में माइंड से निकल गया। अब छोड़ो और निकलो, उसका पता नहीं कब टपक पड़े। और वो गार्ड, कोई भी बहाना बता देना। राधिका जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र बुक शेल्फ के पीछे पड़ी। उसे शक तो तभी हुआ था जब वो एंटर होते ही उससे टकराई थी, पर अब लग रहा है कि इसके पीछे कुछ है तो नहीं। वो उसके पास गई और बुक्स हटाने के बाद जैसे ही दीवार पर नोक किया, उसका शक यकीन में बदल गया। कुछ तो मिलेगा यहाँ। उसने उसे गौर से देखा। शुक्र है ये वो जगह थी जहाँ कैमरा पूरी तरह कवर नहीं हो पाएगा। अच्छी तरह देखने के बाद उसे की होल्डर जैसा लगा। उसने हेयर क्लिप से वो लॉक खोला और देखती रह गई। बड़ी मुश्किल से वो उसके अंदर चली गई। छोटा सा सीक्रेट एरिया था वो, जहाँ कुछ खास छिपाने लायक नहीं था, मगर खुफिया क्यों, मतलब कुछ है। फिर नजर पड़ी तो देखा, एक पेंटिंग के पीछे उसने साहिल ध्रुव की तस्वीर लगा रखी है, जहाँ बहुत कुछ लिखा था। धागों से जोड़कर बहुत सी कनेक्टेड चीज़ें बनाई थी। वो पढ़ने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए पिक्चर लेकर वो वहाँ से निकलने लगी। पर निकलना आसान कहाँ था। दरवाजे के बाहर से रितिका के आने की आवाज़ सुनाई पड़ते ही वो बालकनी की तरफ भागी और नीरज को फ़ोन किया। सर, शायद वो आ गई है, मैं पकड़ी जा सकती हूँ। इससे पहले अपना फ़ोन फेंक रही हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं करता हूँ उससे बात। उसने नीरज की बात सुनी ही नहीं, उससे पहले ही फ़ोन फेंक दिया। उसके पास खड़े कुणाल ने फ़ोन कैच करने की कोशिश की, पर हाथ न आ सका और टूटकर बिखर गया। उधर नीरज के फ़ोन ने रितिका को अंदर आने से रोक लिया था। काम बोलो। उसका नंबर देखते ही वो तेवर में आकर बोली, मैं पुणे में ही हूँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? जो तुमने कही थी। ठीक है, आधे घंटे में ऑफिस में मिलो। वो लॉक खोलने ही वाली थी। नहीं, अर्जेंट है, फिर मुझे सर के पास जाना है। तुम्हारे सर की तो मैं, ठीक है, मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। ज़्यादा शातिर मत बन, आ रही हूँ मैं, उसने कहा और फ़ोन काटा। अब नीरज ने राहत की सांस ली और राधिका को फ़ोन करना चाहा, मगर वो कुणाल के हाथों में था। ये उससे पहले उसका फ़ोन नीचे आ गया। सब्र नहीं है इस लड़की में, इसका बस नहीं चलता, वरना उसमें खुद में इन्फॉर्मेशन होती तो वो खुद बालकनी से छलांग लगा देती। इस बात पर दोनों की हंसी छूट गई। हाँ, वैसे उसका भरोसा नहीं। कितना जानते हो उसे? नीरज ने पूछा। आपकी बातों से लग रहा है आपसे तो कम। मैं तो उसे देख कर ही जान गया था कि साहिल सर के लिए ही आई है ये। कैसे? तुम यकीन नहीं करोगे, पर सर की लाइफ में बहुतों ने आने की कोशिश की, पर सर सख्त थे। ऑफिस में वो हफ्ते भर भी ना टिकती, मगर इसकी बात ही और थी। पहली मीटिंग ही ऐसी कि बस क्या कहने। फुल टशन से आई, काम किया, उनका रोब देखा तो अपना डबल रोब जमाया, और तो और अपनी मर्जी के मुताबिक नौकरी छोड़ गई। फिर मना करने के बाद भी सर के बारे में जानने की कोशिशें, उनके लिए किडनैप हुई, फिर गोली भी खाई। वाट, सीरियसली? वो बेयकीनी से देखने लगा। उसे नहीं पता था कि मामला इतना संगीन है। एब्सोल्युटली भाई, नफरत से भरी मोहब्बत, ज़बरदस्त कहानी। और आगे बताऊं? वो आगे कहता उससे पहले रितिका की गाड़ी निकल चुकी थी और उसके पीछे ही राधिका आ गई। मेरा फ़ोन? वो हैरान परेशान सी इधर उधर देखते हुए बोली। सॉरी, ही इज़ नो मोर, दोनों एक साथ बोले और फिर हंस दिए। दिस इज़ नॉट फनी गाइज, डोंट वरी, मैं बात करवा दूंगा सर से, नीरज ने चुटकी ली। सर प्लीज़। अरे जस्ट किडिंग, आप चलो ऑफिस और इसे मुझे दो, इसका होश में आना बहुत ज़रूरी है।
उस चालाक औरत ने बहुत से राज छिपाए हैं और शायद अपने एक्स की तस्वीर भी उसने बताया। कहाँ इस मोबाइल में पिक्चर्स हैं, फिर तो बहुत ज़रूरी है। तीनों बातें करते हुए रवाना हो गए। उधर मल्होत्रा विला में साहिल ध्रुव के साथ मस्ती कर रहा था। उसके घर में काफ़ी वक्त बाद निश्चल हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी, जिसे वो दिल से महसूस कर रहा था। आज काफ़ी वक्त बाद उसने वो कमरा खोला जहाँ जाने से वो कतराता था, पर वहाँ ध्रुव का सामान था, तो उसने दिल से उसे खुला छोड़ा और महेश काका को उसके साथ रहने दिया। वो हॉल में आकर राधिका से बात करना चाहता था, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। ये लड़की मुझे गुस्सा दिलाने का कोर्स करके आई है क्या? मुझे जब इसको अपने सामने देखना होता है तभी ये गायब रहती है। अब है कहाँ? वो नीरज को फ़ोन लगाने लगा। सर, राधिका को फ़ोन दो। सर, आई नो तुम्हारे साथ होगी। उसने थूक गटकते हुए फ़ोन पकड़ा दिया। कौन सी खाई में जा गिरा आईफोन? वो सख्ती से बोला। खाई? उसे डर था कि उसे कैसे पता चला। बंद आ रहा है। हो कहाँ तुम? कल पार्टी है, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग जाना था, दूर से मिलवाना था, मुझे बिना बताए गई भी कैसे? और वो और कुछ भी कहता, पर उससे पहले ही राधिका बोली, आई एम कमिंग, अभी इसी वक्त। ओके, थोड़ा सा वक्त दो। उसने फ़ोन रखा। सर, साहिल सर बुला रहे हैं, आप दोनों चले जाइए, मैं कैब से चली जाऊंगी। राधिका उतरते हुए बोली। आर यू श्योर? जी। कुणाल नीरज के साथ निकल गया। उसे मिस्टर अग्रवाल से मिलना था। वहीं राधिका जल्द से जल्द पहुंची और अपना वादा पूरा किया। उसे उन दोनों के साथ शॉपिंग पर जाना था। कल की पार्टी के वही तो सितारे थे। गाड़ी में राधिका ने ध्रुव को गोद में बैठा लिया और उससे बातें करने लगी। साहिल कनखियों से देख रहा था, मगर बोला कुछ नहीं। उसे नाराज़गी जो जाहिर करनी थी। ध्रुव पापा कितनी देर नाराज़ रहते हैं? उसके मुंह से सहसा यही निकला। साहिल अविश्वास से उसे देखता रह गया। उसने बातों में ध्रुव का पापा कह दिया था। जो हर किसी को तमन्ना होती है कि उन्हें इस संबोधन से बुलाया जाए। कहाँ से आते हैं ये तरीके? वो उसे देखता हुआ ही बोला। मतलब मेरा ध्यान भटकाने के नए नए तरीके कहाँ से ईजाद कर लाती हो तुम? मैं बात अभी भी नहीं कर रहा। वो मुंह फुलाकर बोला। सॉरी सर, अब तो बिल्कुल नहीं। साहिल जी, मुझे खेद है, आपकी माफ़ी मिल सकती है, वो अजीब से लहजे में बोली। तो साहिल की हंसी निकल गई और ध्रुव भी बिना हंसी नहीं रह सका। मिलाई उससे? किससे? तुम जानती हो, कुणाल। राधिका। मुझे मेरा नाम मालूम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर, आपने इजाज़त दी थी, मेरे पास ऑप्शन थोड़े छोड़ती हो तुम। मुझ पर भरोसा किया है तो विश्वास भी कीजिए कि मैं कुछ सही ही करने के लिए घूम रही हूँ। इस पर साहिल कुछ नहीं बोला। आप दोनों बहुत बोर बातें करते हो। ध्रुव ने नाराज़गी जताते हुए मुंह फुला लिया। उसे उनकी बात समझ नहीं आती थी। फिर दोनों उसे मनाने के लिए कोशिश करने लगे। तभी राधिका ने साहिल से उसका फ़ोन मांगा। आप अपना फ़ोन दीजिए, मुझे नीलम से बात करनी है, कल से बात नहीं हुई। तुम्हारा फ़ोन? वो मेरे हाथ से थोड़ा स्लिप हो गया, अभी रिपेयर के लिए दे दूंगी। उसने फटाफट बहाना बनाया। साहिल भी कुछ सोचने लगा। कुछ ही देर में साहिल ने गाड़ी शॉपिंग मॉल के सामने रोकी। साहिल राधिका ध्रुव का हाथ पकड़े सारा मॉल घूम रहे थे। जहां जाकर सबसे पहले साहिल उसे मोबाइल शोरूम ले गया और लेटेस्ट मॉडल निकलवाने को कहने लगा। आपको फ़ोन बदलने का कितना शौक है? मुझे देखो, 4 साल से यही सैमसंग साथ दे रहा है। वो पर्स से टूटा फ़ोन निकालकर शॉप वाले को देने लगी। इसे ठीक कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसका सारा डाटा नए फ़ोन में डाल दो। वो नया फ़ोन उसे थमाता हुआ बोला। पर ये मुझे लगा आप तुम्हारे लिए है। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा फ़ोन अच्छा है, बस टूटा ही है, ठीक होने पर काम करने लगेगा। और दूसरी बात, इतनी फिजूल खर्ची। तुम हर वक्त भाषण देने के मूड में रहती हो या आज कुछ नया है? अरे मैं दिला रहा हूँ ना, पहला गिफ्ट ही समझ लो। वो हसरत भरी नज़रों से देख कर बोला। तो राधिका कुछ नहीं बोल पाई, बस पुराना फ़ोन देते और नया फ़ोन लेते ही देखा। कोई फ़ायदा भी नहीं था कहने का। साहिल को मुस्कुराते हुए देखती हुई वो आगे बढ़ गई। मॉल में जहाँ कहीं भी रुकते वहाँ हर शॉप से ध्रुव कुछ न कुछ लेने की जिद करता। और हद तो तब होती जब वो हर चीज़ साहिल दिलवाने को राज़ी होकर उन्हें पैक करके गाड़ी में रखवाने को कहता। मिस्टर मल्होत्रा, इनफ। वो अचानक रुकी। क्या हो गया? उसके लहजे से वो चौंका। आप बिगाड़ रहे हैं ध्रुव को, वो बड़े हक से बोली। तब तक ध्रुव उनकी आगे की बातचीत सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी ना दिखाते हुए टॉयज़ कॉर्नर चल दिया और साहिल किसी कोने में राधिका को हाथ पकड़कर ले जाता हुआ बोला। बड़े हक जताए जा रहे हैं मिस। वो बदले बदले अंदाज में बोला। मैं तो वो इधर उधर नज़रें घुमाने लगी। राधिका, एक बात बोलूं क्या? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे इतने हक से बुलाती हो। चंद दिनों में ध्रुव के लिए इतने हक से कह रही हो, वो कहते हुए उसके करीब हो रहा था।
मुझे तो वो हर एक लफ्ज़ पर रुक रहा था कि उसे अंदाज़ा हो गया कि लफ्ज़ों के साथ राधिका के दिल की धड़कनें जुड़ी हुई थी। आप हटिए, हम मॉल में हैं। वो खुद को संभालती हुई उसे धक्का देकर बोली। और जब तुम हमें हम कहती हो, वो दोबारा उसका हाथ खींचता हुआ उसके करीब जाकर बात ख़त्म करता, तब तक ध्रुव आ चुका था। पापा ये भी चाहिए, वो चाहिए, और वो भी, वो जाने किन की तरफ इशारा कर रहा था। पर साहिल का ध्यान राधिका की तरफ था, जो उसके चेहरे को देखकर हंस रही थी। बेटा, पापा आपको पूरा मॉल खरीद कर दे देते, 2 मिनट बाद आते तो। वो प्यार भरे गुस्से में मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, तो मैं 2 मिनट बाद आऊँ? उसका मासूम सवाल सुनकर राधिका को उस पर बड़ा प्यार आया। उसने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसके गाल चूमती हुई उसे समझाकर वहां से चल दी। अच्छा, हमें अपनी नीड की चीज़ें लेनी चाहिए, है ना? पीछे साहिल बालों में हाथ फिराता हुआ उन्हें निहारता रहा। दोनों कितना कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। वो कहीं ना कहीं अपने ख्यालों में उपजे सवालों पर हर बढ़ते दिन के साथ मोहर लगाता जा रहा था। फिर उनके साथ आगे की शॉपिंग के लिए हंसता हुआ निकल गया। ये पल उसे जी भर के जीने थे, जिसमें वो तीनों हैप्पी फैमिली की तरह घूम रहे थे। आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा दिन था। उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट को मूर्त रूप मिल चुका था। जहाँ की टॉप मंजिल पर खड़ा साहिल जेब में हाथ डाले बड़े फ़ख्र से उस जगह को देख रहा था। मेहनत और सभी के साथ का नतीजा था, और ख़ास यादें भी जुड़ी थी, क्योंकि इसी के जरिए राधिका उससे जुड़ी थी। बजते फ़ोन से ध्यान हटा तो देखा, आज उसे यकीन नहीं आया कि वो फ़ोन का वॉलपेपर बनकर इस कदर उसके साथ रहने लगी है। राधिका ही थी। गुड मॉर्निंग मल्होत्रा जी, आज वो कुछ अदा से बोली। गुड मॉर्निंग राधिका जी, वो भी उसकी आवाज़ को महसूस करते हुए बोला। पूरे दिन बिजी रहने के कारण बात नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अभी बधाई दे देती हूँ आपको। आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है, सामने है। आज शहर की सबसे बड़ी पार्टी में आप ही छाए रहेंगे, तो मुबारकबाद देने को हमारी कहाँ बारी आ पाएगी? है, ऐसी बातें बोलकर खुद को आम मत बनाओ। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसे कोई आम बनाए। मज़े की बात यह थी कि उसे खुद को भी ये हक नहीं था। अच्छा, तो क्या बनाऊं? जो तुम हो। क्या हूं मैं? राधिका हो तुम। याद है पहली मुलाकात में यही कहा था कि तुम मुझसे कम नहीं, मेरे जैसा दूसरा नहीं, तो तुम सभी कोई नहीं। यकीन मानो अब समझ आ गया है। वो बीती बातें लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराता हुआ बोला कि शाम को मिलकर बताऊंगा। मेरे सबसे बड़े दिन पर तुम चाहिए हो मुझे। मेरे गले में बंधी टाई की नोट टाइट करके, मुझे इनकरेज करके मेरे साथ आने वाली। राधिका निःशब्द थी। उसकी भावनाएं शब्दों का रूप लेने लगी थी। अब एक बेचैनी भी घर करने लगी थी कि आज साहिल पूरी दुनिया के सामने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, तो वो क्या करेगी? हे भगवान, सोचकर ही उसका दिल बेतहाशा धड़क उठा। पेट में गुदगुदी और मन में तितलियां उड़ने लगी। वहाँ साहिल उसकी खामोशी सुन रहा था। लास्ट में वो बोला, आज शाम 6 बजे मेरे घर, मेरे रूम में मिरर के सामने। उसकी मदहोशी भरी आवाज़ ने उसे कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं दी कि नीलम और कल्पना बुलाने लगी। उन्हें पार्टी वेन्यू पर पहुंचकर फाइनल टच देना था। उधर ध्रुव राधिका के साथ शॉपिंग कर लाया सामान देखकर खुश था। उसने साहिल से रितिका का जिक्र भी नहीं किया। उसका बाल मन था। यह समझदारी की पहली सीढ़ी पर पड़ता उसका नन्हा कदम। वो बस साहिल को देखता और पाता कि उसे राधिका आंटी अच्छी लगती हैं। तभी दिन भर उसकी बातें, उसकी कॉल, तन्हा बैठा उसकी तस्वीरें देख रहा था। उसमें कहीं रितिका तो थी नहीं। बर्थडे के बाद से रितिका भी घर के आसपास नहीं दिखी। उसका दूसरा मन उदास भी होता तो कभी मान जाता। उसे समझ ही नहीं आता। तब तक महेश काका उसे गार्डन वॉक के लिए ले जाते, कभी ब्रेकफास्ट, कभी उसके साथ बास्केटबॉल खेलना। पल भर भी उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। कितना दुलारा था वो यहाँ सभी का। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने रुककर महेश काका से पूछा, काका। हाँ ध्रुव बाबा। काका, डेडू कहाँ हैं? आपके डेढ़ पापा? नहीं, डेडू दादू। उनका जिक्र सुनकर ही उनके चेहरे का रंग आया और चला गया। उसे बड़े साहब की याद सताई। वो भी तो कितने चाव से उसके साथ खेला करते थे। उन्होंने पनीली आंखों को नज़रअंदाज करते हुए उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लिया और बोले, आपके दादू आने ही वाले हैं, आपके लिए तोहफा लाने गए हैं। जब गए तब आपका जन्मदिन था ना, बस उसके लिए, या मेरा बर्थडे गिफ्ट। ध्रुव खिलखिलाकर हंस दिया और सब भूलकर दोबारा खेलने लगा। उसे अपने बर्थडे का लेट और अनएक्सेप्टेड गिफ्ट जो याद आ गया था। कितने भोले होते हैं बच्चे भी, कितनी आसानी से सब भूल जाते हैं। हे भगवान, काश मेरी ये बात सच हो जाए और बड़े साहब जल्दी किसी चमत्कार की तरह मिल जाएं। काका ने आसमान की तरफ देखकर कहा और हाथ जोड़ लिए।
कि वही आखिरी सहारा थे। उधर रितिका अपने आउटफिट डिजाइनर के पास रोब जमाती हुई बोली, आर यू लॉस्ट? वो खूबसूरत सी साड़ी का पल्लू बिखेरते हुए बोली, ये पहनूंगी मैं। साड़ी हर जगह, हर मौके, हर फेस्टिवल, हर फंक्शन के लिए सूटेबल है। इनफैक्ट इट्स आवर कल्चर। ए डोंट गिव मी लेक्चर, गेट इट। मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए और मुझे साड़ी वाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई गॉर्जियस वन पीस दिखाओ जिसमें सिर्फ मैं ही दिखूं। यू नो व्हाट आई मीन। वो अजीब लहजे में बोली तो वो झेंप गई और उसे वेस्टर्न ड्रेसेस के कलेक्शन दिखाने लगी जिन्हें अपने ऊपर लगाकर वो आईने में देखती हुई बोली, रितिका इज़ हॉट, नो बडी कैन रिप्लेस हर। वो अपने मन में ही बोली, आज साहिल को अपने करीब नहीं किया तो मेरा नाम रितिका नहीं। आज खेलूँ मैं अपना आखिरी दांव, जहाँ पूरी दुनिया के सामने ध्रुव का सच आएगा। उसे लोग नाजायज़ भी कहेंगे, तब मैं आऊँगी उसकी माँ बनकर। तब तो साहिल मल्होत्रा को पूरी मीडिया में एक्सेप्ट करना ही होगा कि ध्रुव कौन है और मैं कौन हूँ। अब शुरू होगा असली खेल। वो शातिर हंसी हंसते हुए बोली और कपड़े ट्राई करने लगी। दूसरी तरफ राधिका को कल की शॉपिंग में अपने लिए कुछ खरीदने की सुध ही कहाँ थी। हाँ, साहिल ज़रूर जिद कर रहा था कुछ डिज़ाइनर दिलवाने का, मगर लाखों रुपयों का फ़ोन लेकर ही वो कर्ज में डूबी हुई सी महसूस कर रही थी, तो साहिल को और कुछ भी लेने से सख्त मना कर दिया। और आज एन वक्त पर नीलम के साथ मॉल में आई थी, जहां दुनिया भर की स्टाइलिश ड्रेसेस उसका मन मोहने को आतुर थी। पर राधिका का दिल मान ही नहीं रहा था, क्योंकि आज उसकी लाइफ का ख़ास दिन था। उसे बेस्ट दिखना था, उसे साहिल की पसंद का ही कुछ चाहिए था। पर यह अब मुमकिन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। चलिए, आखिरी शॉप थी, अब तो उसी सूट में जाना पार्टी अटेंड करने। वो उसके सादे से लाइट येलो सलवार कमीज़ की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो उसने मुंह बिचका लिया। यार प्लीज़। क्या प्लीज़? बंदा पूरी मार्केट घूमा है और से कुछ भी समझ में ना आए, ऐसा तो तू महान ही कर सकती है मैडम राधिका। यार तू समझ, तुझे समझना मेरी समझ से बाहर है। चल रुक रुक। जाते हुए उसकी नज़र फूसिया पिंक कलर की शिफॉन साड़ी पर पड़ी, जो स्टैचू के कंधों पर से ढलकी जा रही थी। बस उसका दिल भी उसी पर ठहर गया। ये वाली पैक कर दो भैया, उसने कुछ सोचते हुए दूर से ही कहा। पक्का एक बार और देख ले? पास जाकर भी नीलम बोली, नहीं 100% यही। चल बाकी एसेसरीज नहीं, सिर्फ यही। जो बात साड़ी में है वो किसी गहने किसी और आउटफिट में कहाँ? वो अदा से बोली और नीलम उसे समझती हुई उसके पीछे चल दी। दिन ढलता हुआ शाम तक आ पहुंचा। यूं लग रहा था सभी जगह साहिल की पार्टी का ही शोर था। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ओहदेदार लोग, नामी हस्तियां, मीडिया, प्रेस, हर कोई मल्होत्रा प्रोजेक्ट की चर्चा करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं कैब में बैठी राधिका के दिल में धड़कनों का शोर ही खूब था कि उसे बाहरी शोर से मतलब नहीं था। यूं तो कई बार वो साहिल से मिली है, मगर आज पहली दफ़ा वो इस अंदाज में उसके सामने जा रही थी। हलचल खूब थी, गाड़ी अंदर तक नहीं गई तब तक वो चलकर ही मल्होत्रा विला पहुंची। पूरे घर में सन्नाटा था, ध्रुव की प्रेजेंस का भी पता नहीं चल पा रहा था। वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी तो उसे रजनी के साथ ध्रुव दिखा, जो छोटे से फॉर्मल सूट में साहिल का बचपन दर्शा रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें उसके बेतरतीब बालों से ढकी थी। वो अपनी शर्ट की आस्तीन बाहर लटकाए मासूमियत से उसे देख रहा था। उसे उस पर हद से ज़्यादा प्यार आया। वो घुटनों के बल उसके पास बैठी और उसके बालों को सहलाया। फिर मैं आई कहते हुए उसे टेबल पर खड़ा करके उसका हुलिया ठीक करने लगी। उसकी शर्ट टक इन किया, आस्तीन सही की और आखिर में जब उसके गालों को पकड़कर वो बाल बना रही थी, तब ध्रुव उसे निहारता चला गया। राधिका का ध्यान अब हटा और वो उसे खुद को देखते देख पूछ बैठी, क्या हुआ? आप बहुत सुंदर लग रहे हो राधिका आंटी। वो प्यारी आवाज़ में बोला और उसके गालों को चूमकर जल्दी से नीचे कूदने लगा। तब तक उसका पैर उसकी प्लीट्स में अटक गया। वो गिरता उससे पहले राधिका ने उसे गोदी में उठा लिया और गले लगाकर बोली, आप भी बहुत प्यारे। ओप्स, इन कपड़ों में तो हैंडसम जेंटलमैन। वो कान पकड़कर बोली और उसे गले लगा लिया। उसे आज पहली दफ़ा उससे अलग सा ही जुड़ाव महसूस हुआ था, जैसे वो कोई दूसरा नहीं था। यूँ तो वो डांस क्लास में बच्चों के करीब रही थी, मगर आज वो उसे बहुत अजीज लग रहा था। शायद इसलिए कि उसका जुड़ाव साहिल से था और साहिल का ध्रुव से। उसका नाम आते ही दिल धड़कने लगा। उसे लगा कि साहिल कहीं से भी हो पर उसे देख रहा होगा। उसने नज़र उठाकर यहाँ वहाँ देखा पर कोई नहीं था। उसने नज़रअंदाज किया और ध्रुव का हाथ रजनी के हाथों में थमाकर बोली, इसे पार्टी वेन्यू ले चलो, मैं आती हूँ। जी मैडम, वैसे सर आप ही की राह देख रहे हैं। वो बोली, हैं कहाँ? किसने कहा? वो अपने कमरे में। सभी की छुट्टी कर दी। वो झेंप कर रह गई, तुम चलो देखो ध्यान से।
उसने उसे थमाया। जिसे कीमती चीज़ दे रही हो? जी मैडम, आप बहुत अच्छी लग रही हो, वो बोली और हंसते हुए चल दी। राधिका साड़ी और दिल थामे ऊपर चल दी, जहाँ साहिल के कमरे में घुप अंधेरा था। फिर धीरे धीरे कदम रखने पर वो स्टडी टेबल पर बैठा, लैपटॉप में कुछ देखता मिला। वो अवाक थी। सामने ध्रुव के कमरे की फुटेज चल रही थी। जैसे कितना जानता था वो उसे, कि उसे यकीन था कि वो पहले वहीं जाएगी। अचानक उसकी मौजूदगी महसूस होते ही उसने पास के स्विच से लाइट्स ऑन करते हुए गर्दन घुमाई। उससे चंद कदमों की दूरी पर खड़ी हो उसे अपने बेहद करीब लग रही थी। साड़ी की प्लीट्स सहजता से पकड़े वो उसे ही देख रही थी कि अपने बेपरवाह बालों को पीछे करने की मकसद से उसने प्लीट्स पकड़ने वाला हाथ छोड़ना चाहा। तब तक साहिल ने इशारे से मना करते हुए उसकी तरफ रुख किया। वो धीमे धीमे उसके पास आ रहा था और वो पीछे। वो साड़ी में उलझकर गिर ही जाती कि उसने आगे बढ़कर उसे थामा है। केयरफुली संभालते हुए बरबसी उसके हाथ उसकी खुली कमर से जा उलझे और अजीब सी सिरहन दोनों ने महसूस की। हाँ, वो बात और थी कि राधिका ने इस एहसास के लिए अपनी आंखें मूंद ली, जबकि साहिल बेबाकी से उसे देखता रहा। चेहरे पर लाइट मेकअप, डार्क लिपस्टिक और काजल से सनी आंखें उसे कुछ सोचने समझने की मोहलत ही कहाँ देती थी। कमरे में बालकनी से आती हवा उसके सिल्की बालों को उसके चेहरे पर ला रही थी, जिन्हें हटाने के लिए वो अपना हाथ बढ़ाती, पर साहिल ने हाथ पकड़ लिया और उसके करीब होकर होंठों से फूंक मारते हुए उन्हें हटाया। तब जैसे उसकी सांसें ही मिल गई, वो मदहोश होती चली गई और जल्द से होश में आई और सकपका गई। वो उससे दूर हटी, जिसके साथ ही भीनी खुशबू वाले परफ्यूम ने साहिल का ध्यान उसकी तरफ खींचा और वो उसे बाहों में भरता हुआ बोला, उफ, तुम खूबसूरत नहीं, खूबसूरती तुमसे है, सुंदर, हसीन, दिलकश, दिल फरेब, कातिल, जानलेवा। इन सारे शब्दों को हटाकर मैं एक वर्ड से सबकी कमी पूरी कर सकता हूँ, तुम, और सिर्फ तुम कहकर उसने उसे पीठ से गले लगा लिया। राधिका का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो बेतरतीब सांसों को संभालती हुई बोली, आप रेडी नहीं हुए? पार्टी आज है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ, बस तुम्हें गिरफ्त में लेने की देर है, कहकर उसने अपनी टाई उसकी तरफ कर उसे अपनी कैद में ले लिया। वो नासमझी में उसकी तरफ चली गई। सर, क्या हुआ? वो आज अपने किरदार से बाहर था। जाने कौन सा नया रूप था उसका ये। मैंने कहा था ना, मेरी फाइनल तैयारी के लिए आना पड़ेगा, तो ये लो। उसने उसके सामने सिर झुकाया। क्या? मुझे अपनी गिरफ्त में कर लीजिए मैडम। आपको हुआ क्या है आज? टाई बांधिए मोहतरमा। वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, महेश काका को बोल रहा हूँ। मतलब मुझे नहीं आती है। डोंट। वो हीरोइन ही क्या जिसे टाई बांधनी ना आए? वो हक जताकर बोला, अच्छा मैं हीरोइन हूँ? बेशक तुम्हें शक है तो मेरी आंखों में झांक लो, कहकर उसने शीशे की तरफ मुंह घुमा दिया। वो साथ में खड़े काफ़ी जच रहे थे, जहाँ राधिका का कद साहिल के कंधों तक ही आ पा रहा था। आईने से होती हुई उसकी नज़रें उसी पर ठहरी हुई थी। साहिल उसके कंधों पर थोड़ी टिकाए उसे निहार रहा था। अब उसे उसने देखा वाइट कलर के शफाक सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। फिर ऊपर से उसकी पर्सनैलिटी उसे अलग ही पायदान पर ले जाती। फिर आज तो लाइट पिंक साड़ी में वो उसके साथ खड़ी दोनों को कपल का लुक दे रही थी। लीजिए। तब तक साहिल ने खुद टाई बांध ली थी। अब क्या? अब ये उसने उसके हाथ पकड़े और उसके गले की नोक तक ले गया। राधिका ने कांपते हाथों से उसकी टाई ठीक की और उसके शर्ट का कलर ठीक करते हुए सीने तक हाथ रखने लगी। बस यही चाहिए, उसने अपने सीने पर हाथ जमाए हुए ही कहा। क्या? कि खास मौके पर आपका कोई खास आपके आउटफिट पर खास तरह से फाइनल टच दे दे। बस यही चाहिए, बाकी सब एक तरफ है। वो उसे देखती रही। कितनी मासूम ख्वाहिश थी उसकी। उसे खबर भी नहीं थी कि उसके ये अरमान थे। वो अपने दिल पर उसका हाथ रखकर बोला, राधिका, आई जस्ट। उसने आंखें बंद कर ली थी कि शायद यही इजहार का पल था। वो अगले ही पल बोला, आई सी यू इन द फ्रंट ऑफ फुटेज। ध्रुव तुम्हारे साथ कंफर्टेबल था। वो पल मैं हमेशा कैद करके अपने पास रखना चाहता हूँ। उसने लैपटॉप उसके सामने घुमाया, जहाँ वो फुटेज रिकॉर्ड हो गई और वही बार बार आ रही थी। कितनी मासूमियत से वो उसे देख रहा था और उसके गाल चूम कर जाने वाला था, और किस तरह उसकी साड़ी में उलझकर उससे लिपट गया था। इसी पल पर वो बोला, वैसे बेटा बाप से 2 कदम आगे है। क्या मतलब? उसने अचानक ही उसे अपनी तरफ खींचा और उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। वो समझ ही नहीं पाई, सब इतनी जल्दी हुआ। वो सकपका गई। ये क्यों? फील नहीं हुआ? वो दोबारा झुकने लगा। अरे ये क्या हुआ है आज आपको? उसकी खबर भी जल्दी होगी कि साहिल मल्होत्रा कोई काम खामोशी से नहीं करता।
उसने उसे इशारा दे ही दिया था। मिस्टर मल्होत्रा, आप पहले ही होंगे जो अपनी ही पार्टी में लेट पहुंचेंगे, सब तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? किसने बोला था इतना हसीन बनकर आने को? बाय द वे यू लुकिंग, कहकर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और गिरने की एक्टिंग करने लगा। अरे मल्होत्रा जी, वो उसे संभालने लगी। वाकई साड़ी की बात ही और है, साहिल ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। तो वो उसे देखती रह गई। ये बात कुछ देर पहले उसने कही थी। वाकई दोनों के ख्यालात काफ़ी मिलते जुलते थे और पसंद भी, बस राहें मिलने की देर थी। वो दोनों तो यूं ही खड़े खड़े शाम बिता देते। तब तक नीरज का फ़ोन आ चुका था और दोनों निकलने को मजबूर हो गए। टू बी कंटिन्यूड।